पंकज और नीरज एक लड़की को निर्वस्त्र करने के बाद में उसके साथ में रेप करते हैं और रेप करने के बाद में ऐसी घटना का अंजाम देते हैं, वो भी एक ऐसे घर में देते हैं, यहाँ तक कि जो लड़की का रेप करते हैं उसकी माँ को भी वही नहीं छोड़ते हैं और उसके साथ भी वो रेप करते हैं, हैवानियत करते हैं और उसके बाद में कुछ ऐसा कर जाते हैं कि शायद पहले सजा कुछ कम मिलती लेकिन अब सजा उनको बहुत ज़्यादा मिलेगी। और दोस्तों मैं बार ही बार कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको कभी भी घर पर नहीं लाना चाहिए। नीरज और पंकज भी किसी के घर पे जाते हैं और फिर उसी घर में वो ऐसा एक कांड कर देते हैं जिसकी आप लोगों ने कल्पना भी नहीं की है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। आज मैं इस कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि आपके घर में जो कोई भी आ रहा है वो किस चरित्र का हो सकता है और किसको लाना चाहिए या किसको नहीं लाना चाहिए। और इस कहानी से आप सबक लेंगे कि आज जो नीरज ने और पंकज ने किया, क्या ऐसे लोग भी आपके घर आते या नहीं आते हैं। तो बने रहें, पूरी कहानी एंड तक देखें। और दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर मेरे चैनल पे मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक भी कर दें। तो चलते आज की कहानी की तरफ। दोस्तों आज की कहानी है अमृतसर की। दोस्तों वहां पर एक कोठी थी, एकदम आलीशान वीआईपी कोठी थी। सिक्योरिटी के माध्यम से अगर कोठी को देखा जाए तो उस घर में, उस कोठी में कोई भी अनजान व्यक्ति जा नहीं सकता। उस कोठी में से एक दिन अचानक धुआं निकल रहा था, हल्का हल्का धुआं निकल रहा था और कई लोग आ रहे थे, जा रहे थे और कोठी भी वो लगभग एक तरह से बोले तो मेन रोड पर ही बनी हुई थी। लेकिन किसी की भी नज़र उस घर की तरफ जाती नहीं, उस कोठी की तरफ जाती नहीं। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन जब उस कोठी में से आग की लपटें निकलने लगती हैं तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे, यानी कि पड़ोसी मान सकते हैं, वो लोग उस कोठी में जब आग देखते हैं तो चिल्लाते हैं और उस कोठी में पहुंचते हैं और उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आग की लपटें इतनी ज़्यादा उठ रही थी कि वो आग बुझानी उनके बस की बात नहीं थी। वो पड़ोसी लोग तुरंत ही आनन फानन में फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं और कहते हैं यहाँ पर बहुत भयंकर एक घर में आग लग गई है, तुम फटाफट आ जाओ। और साथ ही साथ ही वहीं के कुछ खड़े लोग पुलिस वालों को भी कॉल कर देते हैं कि यहाँ एक कोठी में आग लग गई है। अब इधर आग बुझाने वाली गाड़ियां आ जाती हैं, वो आग बुझाती हैं और जब आग पूरी तरीके से बुझ जाती है तो पुलिस वाले उस घर के अंदर जाते, कोठी के अंदर। और जाने के बाद में एक कमरे में जैसे ही घुसते हैं तो वो देखते हैं अंदर का सामान जला हुआ है और एक बेड पर बिल्कुल नग्न अवस्था में एक लेडीज की लाश पड़ी हुई है। लाश पे कोई भी कपड़ा नहीं था और लाश लगभग 80% जल चुकी थी और वो वहीं पर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस वाले और उधर देखते हैं तो दूसरे एक और कमरा होता, उसमें भी जाते हैं तो उसमें भी एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी होती है बेड पर। वो भी बिल्कुल नग्न अवस्था में थी और वो भी लगभग 80% जल चुकी थी और उसकी भी मौत हो चुकी थी। अब दोस्तों सवाल ये बनता है कि अगर वो उस आग में जली हैं तो उनके कपड़े कहाँ गए और वो बेड पर ही दोनों क्या कर रहे हैं। इससे साफ साफ महसूस हो रहा था कि पहले किसी ने उनके साथ रेप किया, उसके बाद इस घर में आग लगाई। अब ये रेप उनकी मर्जी से हुआ है या बिना मर्जी से, यानी कि जो शारीरिक संबंध बना है वो मर्जी से बना है या बिना मर्जी से बना, ये तो कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर था कि उनके साथ में पहले शारीरिक संबंध बनाया गया, उसके बाद घर में आग लगाई गई जिससे उनकी मौत हो गई। अब अगर उनके शरीर पे कपड़ा भी होता और अगर जल भी जाता तो थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर जला हुआ खाल के साथ चिपका जरूर मिलता, लेकिन उनके एक भी कपड़े शरीर पे नहीं थे और देखने से यही लग रहा था कि उनके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। अब पुलिस वाले बहुत सारी छानबीन करते, ज़्यादा कुछ तो मिलता नहीं है क्योंकि घर में लगभग बहुत ज़्यादा हालत में आग भी लग गई थी, तो काफ़ी सामान जल गया था और उनकी लाशें भी जल चुकी थी। अब पंचनामा भरने के बाद में वो लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती हैं और साथ में वहीं के आसपास के पड़ोसियों से पता लगाया जाता कि ये कौन थी और इनका नाम क्या था और इनके परिवार में और कितने लोग हैं। वहीं के पड़ोसी बताते हैं जो ये लड़की थी उसका नाम शिव नैनी था और ये जो लेडीज है इस लड़की की माँ थी जिसका नाम गगनदीप था। और इसका एक लड़का है जो कि कनाडा में जॉब करता है और उसका नाम
रिदम है। उसके बाद में पुलिस वाले रिदम को फ़ोन करते हैं और उसको सारी सूचना देते हैं कि तुम्हारे घर में आग लग गई और उसमें तुम्हारी माँ बहन की मौत हो गई है, तुम जल्द से जल्द यहाँ अमृतसर में आ जाओ। जो रिदम होता है वो फटाफट वहाँ से अमृतसर आता है और जो उसके घर की परिस्थिति होती उसको देख करके फूट फूट के रोने लगता। हालांकि उसके घर में पैसों की कमी होती नहीं, क्योंकि वो स्वयं कनाडा काम कर रहा होता है। और पुलिस वाले फिर पूछताछ करते हैं पड़ोसियों से, तो पड़ोसी बताते हैं जो रिदम की माँ है, बहन है, वो ज़्यादा किसी से मतलब रखती नहीं, बस अपने काम से काम मतलब रखती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में पुलिस वाले रिदम से भी पूछते हैं, तो रिदम भी बताता है कि मैं तो कनाडा में था, मुझे क्या पता कि घर में क्या चल रहा है और क्या हुआ। उसके बाद में पुलिस वाले बताते हैं कि तुम्हारी माँ की जो लाश मिली है लगभग 80% जली हुई थी और तुम्हारी बहन की भी लाश ऐसी थी, दोनों के साथ में शारीरिक संबंध बनाए गए, उसके बाद ये सब हुआ। क्या तुम्हें इसकी खबर थी कि तुम्हारे घर में कौन आता था और कौन ज़्यादा लगाव रखता था तुम्हारी माँ और बहन से? तो रिदम कहता मुझे नहीं पता है कि कौन आता था, मैं तो कनाडा में था। उसके बाद में जो कोठी थी, पुलिस वाले देखते हैं कि इसमें अनजान लोग बिना इजाज़त से तो आ नहीं पाएंगे अंदर, कोई जानने वाला ही है जो इतनी अच्छी कोठी बनी होने के बावजूद भी अंदर आ गया। इसका मतलब यही है कि कोई जानने वाला था और इन्होंने उसे अपनी मर्जी से अंदर किया है, क्योंकि कोठी की जो दीवारें थी इतनी ऊंची ऊंची थी, जो मेन गेट थे वो इतने तगड़े थे कि कोई भी बिना मर्जी से अंदर नहीं आ सकता। लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो कौन थे जिन्होंने आग लगाई और इनके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे थे, लेकिन छानबीन में कुछ भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था और घूम फिर के वो एक ही जगह आ जाते थे कि आखिर ये सब किया तो किया किसने, क्योंकि उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा। उसके बाद में रिदम से पुलिस वाले पूछा बताई और करते और साथ में कहते हैं कि जो तुम्हारे करीबी दोस्त हों उनके नाम और पता लिखवा दो। रिदम भी अपने कुछ करीबी दोस्तों का नाम पता लिखवाता और उसमें से दो दोस्त होते हैं जिनका एक का नाम पंकज होता है और एक का नाम नीरज होता है। पुलिस वाले बारी बारी करके सबके घर जाते हैं, सभी से पूछा बताई करते हैं, लेकिन उनको कोई सबूत नहीं लगता है। लेकिन जब वो नीरज और पंकज के घर जाते हैं तो पता चलता है कि जिस दिन रिदम के घर पे आग लगी थी उस रात से ये दोनों फरार हैं और दोनों ही वो साथ में रहते थे, इसलिए वो दोनों ही फरार हैं, उनके आस पड़ोसी बताते हैं। पुलिस वालों को अब शक नीरज और पंकज पे हो जाता है और उसके बाद में पुलिस वाले बहुत ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नीरज और पंकज नहीं मिलते। फिर पुलिस वाले अपने खबरी जासूस मुखबिर जिसको बोलते हैं वो छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद मुखबिर पक्की खबर दे देते हैं और पंकज और नीरज दोनों फिर गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद में फिर नीरज और पंकज से पूछा जाता है, उनकी हिस्ट्री पूछी जाती है, तो वो बताते हैं कि मैं और रिदम और हम ये तीनों बचपन के लंगोटिया यार थे, हम एक साथ ही पढ़े हैं, एक साथ बड़े हुए। रिदम की कनाडा में जॉब लग जाती है, रिदम कनाडा चला जाता है। अब बचे जो नीरज और पंकज वो यहीं दोनों रहते और इनकी कोई जॉब लगती नहीं। अब इनको बेरोजगारी सताने लगती है, तो ये लोग क्या करते हैं कि किसी का मोबाइल चुरा लेते हैं, किसी का पैसे चुरा लेते हैं, इनको छोटी मोटी जो चीज़ मिलती हैं उन्हें चुराने लगते, यानी कि ये एक नंबर के आवारा थे और इनको अपने खर्चे उसी से ये पूरा किया करते थे। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। नीरज और पंकज जो होते हैं वो रिदम के घर आते जाते रहते थे, इसलिए उनकी माँ और उनकी बहन दोनों जानती थी। समय धीरे धीरे गुजरता रहता, पहले उन्हें अपने खर्चे की ज़रूरत पड़ती तो वो छोटी मोटी चोरी चकारी कर लेते, लेकिन पुलिस से बचते रहते। और अब उन्हें इसी के वक्त गुजरने के साथ साथ एक और नई जो उनकी इच्छा जाग चुकी थी, यानी कि चस्का लग चुका था, वो था लुगाईबाजी का, यानी कि लड़कियों औरतों का चस्का लग चुका था। अब ये चोरी करते थे और जाके इधर उधर लुगाइयों को, लड़कियों को साथ में रेप जैसी घटनाएं करते थे। अब ये ऐसी जगह ढूंढते थे, कोई सुनसान जगह पे अगर कोई लड़की जा रही होती है तो उसको पकड़ करके जंगल की तरफ ले जाते, उसके साथ रेप करते और छोड़ देते। लेकिन
कोई भी लड़की शर्म की वजह से या अपनी इज्जत की वजह से इनके खिलाफ कंप्लेंट करती नहीं, क्योंकि ये रेप करके छोड़ देते तो वो लड़की भी चुपचाप अपने घर चली जाती और लड़की भी जो कि किसी ने देखा होता नहीं इसलिए वो कुछ नहीं करती थी, अभी तक इसी तरह से बचते रहते। लेकिन अब इनकी जो अयाशी थी बढ़ती जा रही थी और अब जो छोटी मोटी चोरियां थी उसमें इनका गुजारा हो नहीं रहा था। अब एक दिन नीरज पंकज से कहता है कि यार कुछ ऐसा करते कहीं बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटे मोटे काम में गुजारा हो नहीं रहा है। तो उन्हीं में से दोनों में से एक बोलता है कि क्यों ना हम रिदम के घर पर ही चोरी करें। उनमें से दूसरा दोस्त बोलता नहीं यार, वो तो अपना दोस्त है, उसके घर पे चोरी करना ठीक नहीं, वो अपना बचपन का दोस्त है। तो दूसरा कहता है कि दोस्त है वो तो अच्छा पैसे कमा रहा है कनाडा से, और भी पैसे अपने घर पे भेज देगा, अगर हम उनके घर से थोड़ा पैसा ले भी लेंगे तो दोस्त के घर से कुछ पैसे भी आ जाएंगे, उसमें दिक्कत ही क्या। फिर वो दूसरा दोस्त मान जाता है और उसके बाद में नीरज और पंकज दोनों रिदम के घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद में गेट बजाते हैं। और गेट बजाने के बाद जब रिदम की जो माँ होती हैं वो बाहर आती हैं और देखते हैं ये तो रिदम के दोस्त हैं नीरज और पंकज, वो गेट खोल देती, क्योंकि वो लोग तो बचपन छोटे से उस घर में आते रहे, उसको क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। और वो जैसे ही गेट खोल देती है ये अंदर आ जाते हैं। उसके बाद में जो रिदम की माँ होती है नीरज और पंकज से कहती है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। उसके बाद में वो चाय बनाने चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय बना के इधर वो आती है और इतने बीच में ये दोनों अपनी प्लान के हिसाब से साजिश रच देते हैं। रुमाल में एक केमिकल आता, मैं नाम नहीं लूंगा, उस केमिकल को डाल के और चुपचाप हाथ में लेके बैठ जाते हैं और जैसे उसकी माँ चाय देने आती है वो चाय दे रही होती है और दूसरा दोस्त रिदम की माँ के मुंह पे और नाक पे रुमाल लगा देता है और थोड़ी देर बाद वो बेहोश हो जाती है। और बेहोश होने के बाद में ये लोग क्या करते हैं कि अब जो कि रिदम की एक बहन थी शिव नैनी, तो उसको भी देखते तलाशते हैं तो दूसरे कमरे में वो शिव नैनी मिल जाती है। शिव नैनी लेट करके बेड पर पढ़ाई कर रही थी और ये दोनों गेट खोलकर अंदर कमरे में घुस जाते हैं। वैसे ही शिव नैनी इन दोनों को देखती है तो हंसते हुए कहती भैया तुम लोग कब आ गए। तो ये दोनों कहते हैं बस अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए। तो शिव नैनी कहती है कि बैठो और ये बैठ जाते हैं और एक दोस्त प्लान के मुताबिक शिव नैनी के मुंह और नाक पर वही केमिकल वाला रुमाल रख देते और थोड़ी देर तक दबाए रखते, जिससे शिव नैनी भी झटपटाती और बेहोश हो जाती। बेहोश होने के बाद में शिव नैनी उसी बेड पर पड़ी होती है और ये अब अपने मंसूबों को अंजाम देने लगते हैं, इधर उधर ढूंढने लगते हैं। तभी एक नज़र पड़ जाती है शिव नैनी के सीने पर, जो कि जो रिदम की बहन थी वो सुंदर थी और जवान थी। अब इन दोनों की हवस जाग जाती है और उसके बाद शिव नैनी के सारे कपड़े उतारते हैं और उसके बाद में ये शारीरिक संबंध बनाते, बारी बारी करके काफी देर तक ये संबंध बनाते रहते। जब इनकी इच्छा भर जाती है तो वहां से वो लैपटॉप मोबाइल ज्वेलरी ढूंढने लगते और जो कुछ उनको मिलता है वो सारा कुछ एक बैग में रख लेते। और उसके बाद में जो रिदम की माँ थी जो कि बेहोश कर रखा था उसको भी उठा करके ये दूसरे कमरे में ले जाते हैं और उसके भी एक एक करके कपड़े निकाल देते और कहते हैं कि जवान लड़की में जो मजा है अब देखते उसकी माँ में कितना मजा। और उसके बाद में उसकी माँ के साथ भी दोनों एक एक करके बलात्कार करते हैं। जब इनका जी भर जाता है और ये सारा घर खंगाल लेते हैं, गहने पैसे लैपटॉप मोबाइल सारा ले लेते हैं। उसके बाद जब ये चलने को होते हैं तो ये कहते हैं कि इस घर में हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं रहना चाहिए और अगर हम तुम गए और सबूत छोड़ गए तो हम तुम फंस जाएंगे। उसके बाद में ये दोनों पूरे घर में आग लगा देते हैं और आग लगाकर ये सोच कर निकलते हैं कि जब तक आग तेज होगी हम लोग काफी दूर घर से पहुंच जाएंगे। हो सकता है कि पहले ये रेप करके चोरी करके अगर चले जाते और उसके बाद में रिदम की बहन और माँ को जब होश आता तो वो शायद जो पुलिस केस वगैरह करते तो इनको थोड़ी सजा मिलती, लेकिन अब इन्होंने जो किया था वो तो माफी के लायक ही नहीं था। उनका रेप भी कर देते हैं और उसके बाद में चोरी भी करते और घर में आग लगा के उनकी हत्या भी कर देते। और ये लोग आग लगा के अब घर से बहुत दूर निकल जाते हैं और इधर जब पड़ोसी लोग देखते हैं तब पुलिस को सूचना देते हैं। तो इतना सब कुछ
जैसे ही वो पुलिस को बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और हैरान होने के बाद उनसे कहते कि काश तुमने सब किया होता, लेकिन तुमने आग ना लगाई होती तो आज वो दोनों जिंदा होते। और इसी के साथ में पुलिस वाले फिर उनको जेल में डाल देते और जेल में डालने के बाद मुकदमा दायर कर देते। फिलहाल अब वो जेल में पहुंच चुके और उसके बाद में मुकदमा चल रहा है। दोस्तों मुकदमा कितने साल चलेगा, क्या सजा मिलेगी, अभी इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं फिर कहना चाहूंगा कि आप दोस्ती यारी रखो, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती यारी नहीं रखनी चाहिए, दोस्ती यारी रखो लेकिन बाहर की रखो, क्योंकि घर पे नहीं लाना चाहिए। अगर आपके घर पे जवान बहन बेटी है तो घर पे दोस्तों को नहीं लाना चाहिए। शायद आपको मेरी बात खराब लगे, लेकिन ये 100% सच है कि लोग आपके घर पे यारी दोस्ती में आते हैं, फिर आपकी ही बहन बेटियों को गलत नज़र से देखने लग जाते। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी थी बहुत दर्दनाक भरी थी। दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में उत्तर जरूर देना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और अपने यार दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर भी करें, जिससे वो लोग भी जागरूक हो सके। दोस्तों इस कहानी को लेकर मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो ऐसी और आपको चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक बेल आइकन का बटन आएगा उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर कहानी आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते और जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना।